हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल माइंड स्प्रिंग में स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 की बुक इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे। अगर आपको इसके सभी यूनिट्स को पढ़ना है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक कि इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए प्लीज़ ये भी बताना। यूनिट 1 हम इसमें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स एंड नेचर ऑफ द स्टेट इन इंडिया। इस चैप्टर में हम इंडियन पॉलिटिक्स के कुछ अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे और इंडियन स्टेट के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। नेचर में हम 3 तरह की अप्रोचेस देखेंगे, जैसे लिबरल अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच एंड गांधीयन अप्रोच। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या होता है? अप्रोच का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन और प्रॉब्लम को हम कैसे डील कर रहे हैं। हमारे देश में कोई प्रॉब्लम है या कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है और हम उसको कैसे डील कर रहे हैं, उसका मतलब होता है अप्रोच। उस अप्रोच को हम कैसे अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं और किस वे में हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। कोई सब्जेक्ट है और किस वे में हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसका मतलब होता है अप्रोच। अगर हम अप्रोच को इंडियन पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे तो 3 तरह की अप्रोचेस होती हैं: ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच एंड थर्ड इज़ कंटेम्प्रेरी अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच पहले हम पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच जो होती है ये लॉजिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड होती है। सेकेंड, इट इज़ सेड टू बी वैल्यू लेडन। द मॉडर्न इज़ नोन फॉर बीइंग वैल्यू फ्री। ये एक वैल्यू फ्री होती है। और ट्रेडिशनल अप्रोच में कुछ अप्रोचेस होती हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच, फिलोसफिकल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। नाउ सेकेंड वी विल डिस्कस मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच का नेचर जो होता है वो एम्फेरिकल होता है, मतलब कि एक्सपीरियंस्ड होता है। ये पूरा जो होता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस होता है। इसके अंदर जो अप्रोचेस आती हैं वो होती हैं सोशियोलॉजी अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच, इकोनॉमिकल अप्रोच एंड क्वालिटेटिव अप्रोच। नाउ थर्ड वी विल डिस्कस कंटेम्प्रेरी अप्रोच। कंटेम्प्रेरी अप्रोच के अंदर जो अप्रोचेस आती हैं, जैसे कि बिहेवियर अप्रोच, पावर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, कम्युनिकेशन अप्रोच एंड द लास्ट इज़ डिसीजन मेकिंग अप्रोच। नाउ अब हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच का मतलब आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे पास्ट में इंसिडेंट्स हुए हैं और फैक्ट्स हुए हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट और एविडेंस एक का रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड कब हुआ है? पास्ट में। वो सब हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर आता है। हिस्ट्री का मतलब यही नहीं होता है कि जो पास्ट में इवेंट और अचीवमेंट्स हुई हैं उन्हीं को हम हिस्ट्री कहते हैं, बल्कि प्रेजेंट को लेके, प्रेजेंट और पास्ट को रिलेट करके हम जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, कमेंट्स करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, जो किसके द्वारा हुई होती हैं? हिस्टोरियंस के द्वारा होती हैं। और हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। जो हिस्टोरिकल अप्रोच है वो एरिस्टोटल, मार्क्स और हीगल के द्वारा एडवोकेट की गई है। कुछ और भी इंडियन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में बताया है, जैसे कि R.C. मजूमदार, एशियंट इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, रोमिला थप्पर, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप पेपर में जब भी इस जैसे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो 1-2 नाम ज़रूर याद कर ले, ये हमारे आंसर को और भी ज़्यादा अच्छा बनाता है। नाउ सेकंड वी विल डिस्कस फिलोसफिकल अप्रोच। फिलोसफिकल अप्रोच जो होता है इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल अंडरलाइंग नॉन ऑल नॉलेज एंड बीइंग। ये पूरा का पूरा नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है। इट मीन्स फिलोसफिकल अप्रोच अटेम्प्ट टू फाइंड द ट्रूथ ऑफ पॉलिटिकल इंसिडेंट और इवेंट। ये जो मेनली इसका इस्तेमाल होता है ये पॉलिटिकल इंसिडेंट और इवेंट्स के ट्रूथ को फाइंड करने में होता है।
तो मेनली ये है। The purpose of philosophical approach is to analyze the consequences of incident in logical and scientific manner। इस अप्रोच में हम लॉजिकल और साइंटिफिक मैनर में एनालाइज करते हैं अपने इंसिडेंट्स को। नाउ थर्ड वी विल डिस्कस साइकोलॉजिकल अप्रोच। पॉलिटिक्स एंड साइकोलॉजी के अंदर बहुत ही क्लोज रिलेशन है, क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में बताते हैं। दोनों ही इंडिविजुअल जो होते हैं उनके बिहेवियर को लीड करते हैं, उनके फैक्टर्स के बारे में बताते हैं। इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स और साइकोलॉजी में क्लोज रिलेशन है। दे ऑल्सो स्टडी वाई सर्टन इंडिविजुअल बिहेव इन सर्टन वे। दिस स्टडीज़ द बिहेवियर एटीट्यूड। ये बिहेवियर, इसमें हम स्टडी करते हैं बिहेवियर एटीट्यूड को। नाउ थर्ड वी विल डिस्कस इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज़ वेरी कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट अप्रोच है। द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल अप्रोच। हम इसको स्ट्रक्चरल अप्रोच भी बोलते हैं। Institutional relates the structure and machinery thought will human society organize, direct and execute activities related to satisfy human needs। मैं आपको easy way में बताती हूँ कि इंस्टीट्यूशन जो हमारे इंडिया में जैसे जुडिशरी हो गई, लेजिस्लेचर हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए, ये भी इंस्टीट्यूशन है। ये हमारे देश को कैसे चल रहा है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको इंस्टीट्यूशन वे में इनको चलाना और ह्यूमन नीड्स को फुल करना उसी को हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज विल डिस्कस सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस किया था वो डेविड ईस्टन ने किया था। David Easton was the first major political scientist to develop a systematic framework on the basis of system analysis approach for the study of politics। इसमें यही बोला है, जो फर्स्ट फ्रेमवर्क किया था वो थे डेविड ईस्टन। Easton has selected the political system as the basic unit of analysis, concentrated on the inner system behavior of various systems। डेविड ईस्टन ने इनर सिस्टम जो थे उनके बिहेवियर को समझने की या एनालाइज करने की कोशिश की थी। और उन्होंने जब ये एनालाइज किया तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल सिस्टम के अलावा भी कुछ अदर सिस्टम्स हैं, जैसे फिज़िकली सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सिस्टम। उन्होंने यही बताया था सिस्टम अप्रोच में। नाउ लास्ट हम पढ़ेंगे बिहेवियर अप्रोच। बिहेवियर अप्रोच जो है फोकस करता है पॉलिटिकल बिहेवियर पे। पॉलिटिकल बिहेवियर वो स्टडी ऑफ एक्ट को, एटीट्यूड को, प्रेफरेंस को और एक्सपेक्टेशन को, एक मैन की उसके बारे में फोकस करता है उन पे। वो एक मैन के ही बिहेवियर पे नहीं बल्कि उनके साथ साथ सोशल और पॉलिटिकल बीइंग पे भी फोकस करता है। ये बिहेवियर जो है पॉलिटिकल होल्डर का, पावर होल्डर का, पावर सीकर का और वोटर्स तीनों के ही बिहेवियर इनमें पढ़े जाते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ द स्टेट इन इंडिया, लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन। लिबरल अप्रोच में 3 मेन होते हैं। इस लिबरल अप्रोच में हम क्या पढ़ते हैं? रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड पावर, स्टेट और पावर का रिलेशन क्या है, सोशल क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं और पर्पस ऑफ द स्टेट का पर्पस क्या है। नाउ हम लिबरल अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। लिबरल अप्रोच का मतलब होता है डेमोक्रेसी, द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कि हमारे देश में डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल हो, बाय द पीपल हो एंड द फॉर द पीपल हो। फ्री एंड पीरियोडिक इलेक्शन हो, मतलब कि
फ्री और पीरियोडिक इलेक्शन मतलब कि देश में इलेक्शन हो। पीरियोडिक मतलब टाइम टू टाइम इलेक्शन होना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब कि लोगों को बोलने का और उनके व्यक्तिगत व्यवहार को दर्शाने की फ्रीडम होनी चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल एंड काउंटेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो जो जैसे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जनता की लोग जो हैं रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो उन लोगों को अकाउंटेबल मतलब कि अपने उद्देश्य अपने को समझा सके, देश में वो क्या कर रहे हैं ये सब समझा सके। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब कि लॉ भी होगा तो वो रूल के अंदर हो। फ्रीडम बट विद इन द लॉ होना चाहिए, फ्रीडम हो बट विद इन द लॉ हो, मतलब कि लोगों को स्वतंत्रता हो पर लॉ के अंदर ही होनी चाहिए। जैसे कि 10 बजे तक जो है हम अपने देश में यहाँ पर जो है डैग बजा सकते हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद लोगों को दिक्कत होने लगती है तो वो रूल का क्या कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, रूल को नहीं मान रहे अगर वो 10 बजे के बाद बजाएंगे। तो इसी बारे में बोला गया है कि अदर लोगों को प्रॉब्लम होगी तो वो फ्रीडम बट विद इन द लॉ होना चाहिए। इसकी लिबर्टी अप्रोच के कुछ सपोर्टर्स थे जैसे रजनी कोठारी, नॉर्मन पल्मर एंड मॉरियस जोन। जो रजनी कोठारी थे इन्होंने कहा सेंट्रलिटी, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ये सेंट्रलिटी ऑफ द स्टेट होगा कि अगर लिबर्टी बनी रहती है किस वजह से, क्योंकि स्टेट में जो है सेंटर का होना, सेंट्रल की बातों का होना ज़रूरी है, ऑटोनॉमस होना ज़रूरी है एंड टॉलरेंस एंड इंटीग्रेशन, एकता होनी ज़रूरी है। फिर आते हैं मॉरिस जोन, ये वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस होना चाहिए। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इम्पोर्टेंस टू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का होना ज़रूरी है। विद इन द लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम होना चाहिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो लिबरल तरीके से होना चाहिए। एंड यूनिवर्सल सफ्रेज होना चाहिए, लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। कुछ जो हैं इनके लिबरल अप्रोच के क्रिटिक्स भी थे जैसे कि गुर्नर, ये कहते हैं कि लिबरल अप्रोच को अगर मानते हैं तो ये सॉफ्ट स्टेट हो जाता है। कास्ट क्योंकि कास्ट होती है, डिफरेंट टाइप्स की कास्ट होती हैं जिससे हमारा स्टेट जो है वो हल्का हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इफ़ेक्टिव लैंडफॉर्म्स नहीं हो पाते हैं। एंड करप्शन होने लगता है, दंगे फसाद होने लगते हैं, इसलिए लिबरल अप्रोच जो है वो अच्छी नहीं है देश के लिए। फिर आते हैं रुडोल्फ्स ने हमारे इंडियन स्टेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ओनर ऑफ द प्रोडक्शन एंड एक लेबर ग्रुप। कुछ जो थे जो प्रोडक्शन के ओनर थे और कुछ जो थे लेबर्स थे जो उनमें काम करते थे, और जो बचे हुए थे वो मीडिएटर्स थे स्टेट के, उन्हें हम थर्ड एक्टर कहते थे। अगर ओनर ऑफ द प्रोडक्शन और लेबर ग्रुप के बीच कुछ अनबन हो जाती थी तो जो मीडिएटर थे वो सही करते थे। बट क्या हुआ था, ओनर ऑफ द प्रोडक्शन और स्टेट जो मीडिएटर्स थे थर्ड एक्टर, ये दोनों आपस में मिल गए थे और लेबर ग्रुप अकेला हो गया था, जिस वजह से जो थी मार्क्सिस्ट अप्रोच का जन्म हुआ था। नाउ वी विल डिस्कस द इंडियन स्टेट एज ए वीक और स्ट्रॉन्ग स्टेट। इंडियन स्टेट जो है वो वीक क्यों है, क्योंकि यहाँ कास्ट क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, कास्ट को लेकर बहुत से कॉन्फ्लिक्ट हैं, रीजनल फंडामेंटलाइजेशन है, बहुत से रिलीजन्स है जिसकी वजह से हमारा देश वीक हो जाता है, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि बेसिक इंडस्ट्रीज़ है, सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी है, सोशलिज्म में मिक्स्ड इकोनॉमी है और कन्फ्लिक्ट बहुत कम होते हैं।
Now third we will discuss Marxist approach. State is the most important vehicle of economic development. State जो है economic development, स्टेट में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. It's describe a partition role to the state, ongoing class struggle between the ruler class and ruled. मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है वो रूलर क्लास और रूलिंग क्लास इन दोनों के पार्टीशन के बारे में बताती है. रूलर और रूल्ड और रूलिंग क्लास का मतलब रिच और पुअर के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करने की बात करती है. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज ए नेशनल बॉर्जियोरिस. इसका मतलब क्या होता है? रिच लोग जो है, विच हैज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग पीसफुली टूवर्ड्स सोशलिज्म बाय फॉलोइंग ए नॉन कैपिटलिस्ट पाथ ऑफ डेवलपमेंट. मार्क्सिस्ट अप्रोच का मतलब था कि नॉन कैपिटलिस्ट पाथ को डेवलप करना अपने स्टेट में, सोशलिज्म आइडियोलॉजी को अपनाना और कैपिटलिस्ट को हटाना. ये था मार्क्सिस्ट अप्रोच की मेन जो उनका मोटिव था, आइडियोलॉजी थी. मार्क्सिस्ट लाइक A.R. देसाई कॉल्ड इंडिया अ कैपिटलिस्ट स्टेट. जो A.I. देसाई थी वो कहती हैं कि जो इंडिया है कैपिटलिस्ट स्टेट है. इस स्टेटमेंट को लेके जो राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू इनकम था वो हटा दिया गया था हमारे फंडामेंटल राइट से. क्योंकि इससे सोशल इनइक्वालिटीज़ हो रही थी. C.P. भंबारी ये कहते हैं कि एक स्टेट जो हमारा है ये वीक क्यों है? क्योंकि इसमें जो रूलिंग क्लास के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब कि रिच और पुअर के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस वजह से हमारा स्टेट जो है वीक पड़ जाता है. नाउ थर्ड वी विल डिस्कस गांधीयन अप्रोच. गांधीयन अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं. गांधी जी क्या कहते हैं? नेचर ऑफ स्टेट, मतलब कि नेचर ऑफ स्टेट को समझने के लिए हमें गांधी जी के जो कॉन्सेप्ट था स्वराज उसको पढ़ना पड़ेगा. गांधी जी कहते थे कि एक स्टेट जो हमारा है उसमें दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. एब्सेंस ऑफ फॉरेन रूल, कि जो फॉरेन रूल है वो ना हो हमारे देश में, और सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट हो, मतलब कि हमारी खुद की सरकार होनी चाहिए स्टेट में. फिर आए थे थ्योरी. इन्होंने लिबर्टी एंड राइट के बारे में एक लाइन बोली थी, दैट गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट. कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं, कुछ लाइंस जो है आप याद कर लेना, आपके आंसर को अच्छा बनाने में मदद करेंगी. ये इस लाइन का मतलब है कि जो वो ही गवर्नमेंट बेस्ट होती है जो कम से कम गवर्न करती है. और इस लाइन को जो है गांधी जी सपोर्ट करते थे. एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका. गांधी जी ने कुछ एक्सपीरियंस बताए हैं साउथ अफ्रीका के. गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में बोला था, मोर एंड मोर पावर टू द स्टेट एंड मोर वायलेंस. जितनी पावर होगी स्टेट में उतना वायलेंस होगा. ये गांधी जी ने बोला था. गांधी जी की एक लाइन है, I look upon at increase in the power of the state with greatest fear, because although while apparently doing good by minimizing exploitation, it does the greatest harm to mankind by destroying individuality, which is at the root of progress. गांधी जी कहते हैं कि मैं बचपन में जो पावर इंक्रीज़ हो रही थी उससे डरता था. जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक्सप्लॉयटेशन को कम तो करती है, बट मैं डरता था क्योंकि जो ये पावर है ये हमारी इंडिविजुअल है उसकी मैनकाइंड को डिस्ट्रॉय करती थी. जिस वजह से जो हमारी रूट ऑफ प्रोग्रेस है वो कम हो जाती थी. ये गांधी जी इसको बताते हैं. नाउ वी विल डिस्कस स्वराज. स्वराज का मतलब क्या होता है? गांधी होगा यहाँ पे. गांधी स्वराज जो है वो मीन्स गवर्नमेंट बाय द कंसेंट एंड पार्टिसिपेट ऑफ द पीपल. गवर्नमेंट का मतलब है पीपल, गवर्नमेंट को चूज़ करना पीपल की कंसेंट और पार्टिसिपेट से.
फीचर क्या है गांधीयन स्टेट के? ये एक इगैलिटेरियन सोसाइटी है, मतलब कि सोसाइटी में इक्वालिटी है, अनटचेबिलिटी है एंड स्पेशल केयर टूवर्ड्स द वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है उसे स्पेशल केयर मिलनी चाहिए। पंचायत राज सिस्टम होना चाहिए जो कि हमारी गुड वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, मतलब कि ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छा है। सो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें एंड आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपको